हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित। अगर आप सीटेट दिसंबर 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लासेस आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑन कर दें। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है, कोई इश्यू है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। साथ में हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी एप्लीकेशन फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित आपकी लॉन्च हो चुकी है, तो अगर आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन का जो लिंक है वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सीटेट दिसंबर 2023, जैसा कि आपको पता है 2024 के अंदर आपके इलेक्शंस हैं, तो आपकी वैकेंसीज है ना हर एग्जाम की आएंगी, हर टीचिंग एग्जाम की वैकेंसीज आएंगी। तो आप समझ सकते हैं कि जो सीटेट है ना कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब आप हर बार सीटेट का रिजल्ट देखते हैं ना तो कभी 1 नंबर से, कभी 2 नंबर से, आपने पता नहीं कितने लोगों से सुना होगा कि मैं 2 नंबर से रह गया, मैं 1 नंबर से रह गया। तो आपको मैं इन सब चीज़ों का सोल्यूशन बताऊंगा कि आप किस तरीके से ज़्यादा मार्क्स ले सकते हैं। आप सिर्फ जस्ट क्लियर नहीं, आप 120 प्लस मार्क्स लेके आएंगे। तो हम सीटेट में ईवीएस की तैयारी कैसे करें, कहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैंने विद प्रूफ दिखा रखा है कि कहाँ से आपके क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से आपको पढ़ना है और किस तरह से प्रिपरेशन को हमें करना है। ठीक है, तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप हमारी जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कीजिए। एप्लीकेशन के जब आप फ्री सेक्शंस के अंदर जाएंगे तो फ्री सेक्शन में आपको जो ये वीडियो है सीटेट ईवीएस की तैयारी कैसे करें, क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं, ये वाली वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो आप आसानी से इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने ईवीएस की पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट कर रखी है। पीवाईक्यू का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आपके अब तक 2011 से लेकर अब तक जितने भी सीटेट के एग्जाम हुए हैं उनमें जितने भी ईवीएस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैं हर एक क्वेश्चंस को करवाऊंगा। हर एक क्वेश्चंस यानी कि हर एक पीवाईक्यू क्वेश्चंस आपको करवाया जाएगा, चाहे फिर वो 1500 प्लस हो, चाहे फिर 1000 प्लस हो, एकदम बेस्ट तरीके से। और ऐप के अंदर इनके मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे। तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को रेडी कीजिए। 16 अक्टूबर से हमारी जो थ्योरी क्लासेस हैं वो ऐप के ऊपर स्टार्ट हो जाएंगी। जल्द ही मैं आपको कोर्स के बारे में बता दूंगा, तो आप अभी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। जब अगर आप समय से स्टार्ट करेंगे ना तभी आप अच्छे से एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा। तो चलिए फिर आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। मैं इसको रब कर देता हूं। तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। इस संस्था के प्रधान निम्नलिखित में से कौन से हैं? मेधा पाटेकर, सुंदरलाल बहुगुणा, राजेंद्र प्रसाद और पीसी जोशी। देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका सीटेट के अंदर। जितने भी क्वेश्चंस हैं ना ये ओरिजिनल सीटेट के क्वेश्चंस हैं। आप इनको ऐसा मत समझना कि मेरी तरफ से बनाए गए हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जा चुके हैं। अब तरुण भारत संघ है, जब मैं आपको थ्योरी करवाऊंगा ना, थ्योरी में इसके बारे में मैंने बहुत ही डिटेल से बता रखा है कि कहाँ इसके संस्थापक हैं, कहाँ पे स्थापना हुई थी, कब हुई थी, हर एक सिंगल से सिंगल चीज। ठीक है, थ्योरी क्लासेस को हम जल्दी ही हमारी ऐप के अंदर स्टार्ट कर देंगे, तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए, अब मेधा पाटेकर है। मेधा पाटेकर का जो संबंध है वो है नर्मदा बचाओ आंदोलन से। नर्मदा बचाओ जो आंदोलन है उनसे संबंध है मेधा पाटेकर जी का। और नर्मदा बचाओ आंदोलन आपका नर्मदा नदी पर जो बांध बनाया जा रहा था, कौन सा बांध? सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध को बनाने से रोकने के लिए आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन स्टार्ट किया गया था 1985 के अंदर। आपको ये चीज याद रखनी है। सुंदरलाल बहुगुणा आपके किससे रिलेटेड है? चिपको आंदोलन से। चिपको आंदोलन, और चिपको आंदोलन है वो कहां पे है? आपका उत्तराखंड के अंदर स्टार्ट हुआ था। कहां पे? चमोली के अंदर। चमोली उत्तराखंड में, आपको याद रखना है। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या राजेंद्र प्रसाद, अब इनका संबंध है ना, इनका संबंध है तरुण भारत संघ से। इन्हें हम बोलते हैं वाटरमैन ऑफ इंडिया। वाटरमैन ऑफ इंडिया बोला जाता है आपके राजेंद्र सिंह को। ये चीजें आपको सारी की सारी याद रखनी है। तो यहां पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी कि राजेंद्र सिंह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तरुण भारत संघ भिकमपुरा राजस्थान के अंदर इसकी स्थापना हुई। कब हुई थी? 1975 के अंदर। इसके अध्यक्ष जो पहले अध्यक्ष थे राजेंद्र सिंह, वाटरमैन ऑफ इंडिया,
और तरुण भारत संबंध का संबंध किससे है? जल के संरक्षण के लिए काम करती है। और ये अब की बार आपका रिट के अंदर भी पूछा गया था। तो आप समझ सकते हैं ये जो क्लासेस है ना, ये कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए हमेशा एक चीज को आप याद रखिए, सिर्फ और सिर्फ PYQ क्वेश्चंस या MCQ क्वेश्चंस करने से भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और सिर्फ जो अगर आप थ्योरी करते हैं ना, तब भी आपका नहीं होगा। आपको PYQ क्वेश्चंस प्लस में थ्योरी दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या हो गया, आप थ्योरी को अच्छे से कम 10 से 15 बार रिवाइज कीजिए, देन उसके बाद उसके PYQ क्वेश्चंस कीजिए, तब जाके आप चीजों को कर पाएंगे। और जब मैंने पिछली बार सीटेट की तैयारी करवाई थी अगस्त 2020 की, EVS का एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं गया था। और मैंने इसी तरीके से तैयारी करवाई थी। जब मैं आपको PYQ क्वेश्चंस कराता था ना, तो साथ में थ्योरी को एक्सप्लेन करता था। तो जब आपका सीटेट का एग्जाम हुआ था ना, आते आते कम से कम 10 से 15 बार थ्योरी तो मैं ही रिवाइज करवा चुका था। तो आपको तो तैयारी करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, अलग से रिवाइज करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि मैं MCQ PYQ फॉर्म में थ्योरी को अच्छे से रिवाइज करवा देता था। तो यही होता है बेस्ट तरीका किसी भी चीज को करने का। आप सिर्फ और सिर्फ MCQ मत कीजिए, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी मत कीजिए, दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर चलिए। और वो चीजें मैं आपको करवाऊंगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कीजिए और 16 तारीख का वेट कीजिए, हम हमारी क्लासेज हैं उनको स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए मैंने बताया आपको, जो मेधा पाटेकर हैं उनका संबंध किससे है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध आपके चिपको आंदोलन से। और चिपको आंदोलन कहां पे बताया मैंने? चमोली के अंदर। और चमोली कहां पे पड़ता है? आपका उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। और इन्हें 2009 में पद्म विभूषण मिला था। किसको? आपके सुंदरलाल बहुगुणा को। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। कब मिला था? 2009 के अंदर पद्म विभूषण मिला था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उन आदिवासी वर्गों की पहचान कीजिए जो हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी हैं। अब देखिए संथाली जनजाति कहां पे है आपकी, आपको पता होना चाहिए, झारखंड के अंदर, ठीक है। उसके बाद गद्दी जनजाति। अब अगर आप गद्दी जनजाति को जानते हैं तो ये आपकी हिमाचल प्रदेश के अंदर भी मिलती है और आपकी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी मिलती है। अगर हम गौड़ जनजाति की बात करें तो ये आपकी मध्य प्रदेश के अंदर, इसके अलावा भी काफी जगह हैं जहां पे ये मिलती है। अगर हम सवाइया या फिर सैरिया जनजाति की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रमुख रूप से ये पाई जाती है बारा में, और बारा पड़ता है आपका राजस्थान के अंदर। इसके अलावा ये मध्य प्रदेश में भी आपको मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें इस तरह से हम याद करेंगे, एकदम बेस्ट तरीके से याद रखिएगा आप। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं हम। अब देखिए संथाली जनजाति कहां पे है? आपकी झारखंड में। गद्दी जनजाति मैंने आपको बता दी, हिमाचल प्रदेश के अंदर और साथ में जम्मू कश्मीर में भी। अगर गोंड जनजाति की बात करें तो ये आपकी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। मध्य प्रदेश में आपको बता चुका था, साथ में आप याद रखिए आंध्र प्रदेश के अंदर भी, छत्तीसगढ़ के अंदर भी और आपके उड़ीसा के अंदर भी, ठीक है। अगर हम सवाविया, ये जिसको हम सहरिया जनजाति भी बोलते हैं, तो ये कहां पे है? आपकी बारा राजस्थान में सबसे ज्यादा है। यानी कि मुख्य रूप से जो बारा राजस्थान है ना, वो आपका सहरिया जनजाति के लिए ही जाना जाता है। और उसके बाद आपका मध्य प्रदेश भी इसके अंदर इंक्लूड होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कई स्थानों पर अम्ल वर्षा जलीय विविधता को प्रभावित कर रही है। अम्ल वर्षा निम्नलिखित प्रमुख रसायनों के कारण होती है। अब देखिए सीधा और सिंपल सा है अम्लीय वर्षा। तो आपने कभी पीएच स्केल सुना है? पीएच स्केल, हम साइंस के अंदर इन सब चीजों को पढ़ने वाले हैं। ईवीएस के अंदर मैं सारी चीजें आपको करवाऊंगा, ईवीएस के अंदर भी। तो पीएच स्केल देखिए, पीएच स्केल का मतलब होता है एक तरह से आपका फुटाई होता है। जो आपका स्केल होता है ना, स्केल जिससे आप चीजों को मापते हैं, ये है आपका पीएच स्केल। आप ये मानिए एक तरह से फुटा आपका। अब इसमें वैल्यू देखिए आप, 0 से लेकर 14 तक होती है इसके अंदर वैल्यू, और बीच में एग्जैक्ट होता है आपका 7, ठीक है। तो 7 और 14 के बीच में जो वैल्यू होगी ना, वो तो होगा आपका क्षारीय, यानी कि उसकी जो प्रकृति है, जो पदार्थ होगा उसकी जो प्रकृति होगी वो आपकी क्षारीय होगी। और 0 से 7 के बीच में अगर रहती है ना, तो वो आपकी होती है अम्लीय, यानी कि एसिडिक। और ये आपकी बेसिक। ये चीजें आपको पता होंगी। अब देखिए यहां पर बात हो रही है अम्ल वर्षा के बारे में, तो यानी इसका तो इतना तो कंफर्म हो गया कि अम्लीय प्रकृति का है। अब हमसे पूछा गया है कि अम्ल वर्षा निम्नलिखित में से किन प्रमुख रसायनों के कारण होती है, यानी कि कौन कौन से वो रसायन है। तो इसका जो आंसर आएगा देखिए आप, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं हो सकता भाई। एसिटिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल ये भी नहीं होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल ये भी आपका नहीं होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर बी, नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि आपका HNO3 प्लस में आपका H2SO4, इनकी वजह से होती है आपकी अम्लीय वर्षा। जैसे ताजमहल है, अब ताजमहल की क्षमता का क्या कारण है? आपकी अम्लीय वर्षा है। अम्लीय वर्षा जो होती है ना, ये पत्थरों को, इन चीजों को खराब कर देती है, जला देती है, उसका में पीलापन पड़ जाता है, ठीक है। तो इसलिए अम्ल वर्षा किसकी वजह से होती है? आपकी नाइट्रिक अम्ल और आपके सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
पृथ्वी पर मीठे जल की उपलब्धता बहुत कम है। कुल उपलब्ध मीठे जल की निम्न में से किस में मीठे जल की प्रतिशतता सर्वाधिक है? देखिए, अब आपको अच्छे से पता है कि धरती पर कितने प्रतिशत पानी है, आपके 71% पानी है। लेकिन सारा का सारा जो पानी है वो आपका यूज करने लायक थोड़ी ना है। सारा का सारा पानी क्या है, आपका समुद्रों में है, महासागरों में है, वो कैसा है, खारा है, आप उसको यूज नहीं कर सकते। लेकिन जो आपका जल खारा नहीं है ना, जैसे लवण जल की अगर मैं बात करूं, जो आपका खारा नहीं है वो आपका सिर्फ और सिर्फ 2% है। ठीक है, और इस 2% में से भी अगर मैं बात करूं ना, सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है, तो वो आपसे पूछा गया है कि सबसे ज्यादा आपका कहां पे पाया जाता है, नदियों में, झरनों के अंदर, हिमनद के अंदर और जलप्रपात के अंदर। तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा, आंसर नंबर सी होगा, हिमनद। हिमनद के अंदर आपका सबसे ज्यादा मीठा पानी पाया जाता है, जितना उपलब्ध है धरती पर लवण जल में। ठीक है, आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जल के विषय में कौन सा सही नहीं है? देखिए, हमसे नहीं है पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। तो देखिए आप, जल एक सार्वभौमिक विलायक है। विलायक का मतलब होता है जो अपने अंदर हर चीज को घोलने की क्षमता रखता है। तो जल क्या है, आपका विलायक है। सीधी सिंपल सी बात है, जल में आप चीनी, नमक, कुछ भी जो घोल लीजिए, हर चीज घुल जाती है। तो जल क्या हो गया, एक सार्वभौमिक विलायक हो गया। इसमें विभिन्न पदार्थों को घोलने की क्षमता होती है। भाई यही तो मैंने विलायक का मतलब बनाया है, तो ये भी आपकी सही हो गई। आगे देखिए, जल पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में जल विद्यमान होता है। अब देखिए, तीनों पदार्थ का मतलब क्या हो गया, आपका वाष्प हो गया, आपका ठोस हो गया और आपका तरल हो गया। भाई तरल में तो पानी है ही, ठोस के अंदर आपकी बर्फ आ गई, तो बर्फ भी क्या है, आपकी पानी है। और वाष्प का मतलब आपको पता है, यानी कि जो वाष्पोत्सर्जन जो होता है वहां पे भी क्या है, आपका पानी है। तो ये भी आपका सही है। अब गलत होगा आपका आंसर नंबर सी, क्योंकि जल का जो घनत्व है ना वो 100 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम नहीं होता, आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। आपको याद रखना है, जल का अधिकतम घनत्व होता है जो आपका 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होता है। ठीक है, तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी, क्योंकि हमसे पूछा था नहीं कि नहीं कौन सा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रीता अपने नौकरी वाले माता पिता, छोटे भाई, दादा दादी, चाचा एवं उनके परिवार के साथ रहती है। इस प्रकार की परिवार व्यवस्था को आप क्या कहेंगे? भाई सीधी और सिंपल सी बात है, रीता क्या है, इन सबके साथ रह रही है। तो इतना तो आप समझ गए होंगे कि संयुक्त परिवार हो गया। तो देखिए आप, मातृवंश परिवार जिसमें रीता की माता मुखिया है, ऐसे कुछ तो बात यहां पे नहीं बताई गई। पितृवंश परिवार जिसमें रीता के पिता मुखिया है, ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है। एकल परिवार जिसमें उनके माता पिता दोनों काम करते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि सभी साथ रहे तो एकल परिवार तो ये है ही नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। संयुक्त परिवार, हाँ ये होगा आपका करेक्ट आंसर, कि संयुक्त परिवार है जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं। तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पैने, चपटे एवं चौड़े आगे के दांतों वाले पशुओं की भोजन के लिए प्राथमिकता भिन्न होती है। ये जंतु निम्न में से कौन सी खाद्य संबंधी प्राथमिकता को चुनेंगे? अब देखिए, आगे के दांत कैसे बताए जा रहे हैं, आपके चपटे हैं, चौड़े हैं और पैने हैं। अब पैने हैं तो सीधा और सिंपल सी बात है, चीजों को काटने के काम आएंगे। चौड़े हैं, चपटे हैं और चौड़े हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो चबाने के काम आएंगे। तो आपको वो जानवर चुनना है, वो भोजन चुनना है जिनके ऐसे दांत होते हैं और वो खाते हैं ऐसी चीजों को। तो देखिए, दूसरे जंतुओं का मांस, घास एवं साग, फल व फिर अनाज। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, आंसर नंबर बी हो जाएगा। जो घास और साग खाने वाले जो पशु है ना, जैसे आपकी गाय हो गई, भैंस हो गई, तो आगे के दो दांत है ना वो तो पैने मिलते हैं, लेकिन जो बाकी जो दांत है वो आपके चपटे और आपके चौड़े मिलते हैं, ताकि चीजों को वो अच्छे से चबा सकें। और पैने दांत चीजों को हमेशा काटने के काम आते हैं। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका घास एवं साग, आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जो पादप खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? और देखिए, ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आपको कहीं पर भी कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। हर एक सिंगल से सिंगल चीज मैं आपको कराऊंगा, एकदम बेस्ट कराऊंगा। अभी आप सब 16 से हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगे ना, तब आपको एक्चुअल में पता चलेगा किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। तब तक आप ऐप को डाउनलोड कीजिए, फ्री सेक्शन में जाकर इन क्लासेस को आप देखिए। ठीक है, तो देखिए आप, जो पादप खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? लवणोद्भिद यानी कि हेलोफाइट्स, समोद्भिद यानी कि मिजोफाइट, मरुद्भिद यानी कि जेरोफाइट और आत्पोद्भिद यानी कि हिलियोफाइट्स। तो देखिए, सीधा और सिंपल सा आंसर है इसका। अगर खारा है, खारा जल है, तो हमने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था लवण की बात, यानी कि खारेपन की बात, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर फर्स्ट, यानी कि लवण और मृदोद्भिद होते हैं जो हेलोफाइट्स होते हैं, उन्हें खारे जल वाले क्षेत्र में उगते हैं ये। समोद्भिद जो सामान्य परिस्थितियों में उगते हैं। अगर मैं मरुद्भिद की बात करूं, जहां पे यानी कि मरुस्थल हो, जो आपके मरुस्थल के अंदर उगते हैं, उनको क्या कहते हैं हम? मरुद्भिद यानी कि जीरोफाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरोफाइट। जैसे नागफनी हो गया, तो नागफनी आपका रेगिस्तान के अंदर ही उगता है, तो ये क्या हो गया? आपका मरुद्भिद वाला पौधा हो गया, जीरोफाइट्स वाला पौधा हो गया। तो ये सारी की सारी चीजें आपको
याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, थ्योरी क्लासेस में इनको हम डिटेल से करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। जो चित्रकला किसी कथा का चित्रण करती है तथा जिनमें केवल प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, उस चित्रकला को चित्र कथी कहते हैं। क्या कहते हैं? चित्र कथी कहते हैं। तो यह चित्रकला निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सीधा और सिंपल सा है, आपसे पूछा गया है जो कथी चित्रकला है ना, वो कहाँ की है? महाराष्ट्र की है, राजस्थान की है, आंध्र प्रदेश की है, या फिर कश्मीर की है? तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट। जो आपकी कथी है ये आपके महाराष्ट्र के अंदर की जाने वाली चित्रकला है। ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। जैसे कालबेलिया नृत्य की बात करूं तो अगर कालबेलिया नृत्य पूछा जाता है तो कहाँ का फेमस है? आपका राजस्थान का हो गया। अगर मैं आंध्र प्रदेश की बात करूं तो यहाँ पे कलमकारी चित्रकारी, कलमकारी अगर चित्रकारी की बात की जाती है तो वो कहाँ पे है? आपके आंध्र प्रदेश के अंदर है। तो आगे हम एक्सप्लेनेशन को देखेंगे जिनमें हर एक सिंगल से सिंगल चीज आपके साथ डिस्कस की जाएगी, टेंशन मत लीजिए आप, ठीक है। तो देखिए, अगर आपसे वर्ली पूछी जाती है और पिंगुली पूछी जाती है तो आप कहाँ जाएंगे? महाराष्ट्र के अंदर जाएंगे। और एक आपने जस्ट अभी पढ़ लिया कथी, ये तीनों कहाँ की है? आपकी महाराष्ट्र की है। अगर आपसे फट पूछा जाता है, फट चित्रकला, तो आप राजस्थान में जाएंगे। कहाँ पे? राजस्थान में। जो फट चित्रकला है ना, वहां पे जो भगवान है, जो देवता है, जो गुरु हैं, जिनको माना जाता है, उनकी जीवनी या उनकी जो कथाएं है ना, उनकी जो जीवन की कहानियां हैं, वो लिखी जाती है फट के अंदर। तो फट चित्रकला का संबंध कहाँ से है? आपका राजस्थान से। अगर आपसे लेपाक्षी और कलमकारी पूछा जाता है तो आप जाएंगे आंध्र प्रदेश के अंदर। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। लेपाक्षी चित्रकला या कलमकारी चित्रकला कहाँ पे? आपकी आंध्र प्रदेश के अंदर। और अगर मधुबनी कितना फेमस है और हर किसी को पता है, कहाँ पे है? आपका बिहार के अंदर। और मधुबनी एक शहर का नाम भी है जो कहाँ पे है? बिहार में। और उसी के नाम पे आपका ये मधुबनी चित्रकारी का नाम पड़ा था, ठीक है। तो मधुबनी कहाँ है? आपका बिहार में। वर्ली, पिंगुली और कथी कहाँ पे है? आपका महाराष्ट्र के अंदर। आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, भूमिगत जल के स्तर की क्षीणता का मुख्य कारण क्या है? अब देखिए, क्षीणता का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे खत्म होना या खराब होते जाना या खत्म होते जाना, अल्प यानी कि बिल्कुल ही धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो भूमिगत जल के स्तर की क्षीणता का, यानी कि भूमिगत जो जल होता है, भौम जल जिसे हम बोलते हैं भौम जल, तो भौम जल धीरे धीरे हमारा खत्म होता जा रहा है। तो इसके खत्म होने का मुख्य कारण क्या है? देखिए आप, वर्षा का कम होना, वृक्षों का आवरण कम होना, सिंचाई हेतु नलकूपों तथा हाथ के पंपों का उपयोग होना, और नदियों का रुख बदलकर बांध बनाए जाना। देखिए, सारे आपके ठीक हो सकते हैं कि सीधी और सिंपल सी बात है, हर किसी का संबंध किससे है? आपकी वर्षा से है। और वर्षा होगी तो भौमजल होगा, है ना। लेकिन यहां पे पूछा है इसकी क्षीणता का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप आंसर को चूज करेंगे तो आपका आंसर आएगा आंसर नंबर सी, जो डायरेक्ट इस चीज को देखता है कि भूमिगत जल स्तर की क्षीणता खत्म हो रही है, यानी कि क्षीणता यानी कि कम होता जा रहा है। तो सिंचाई हेतु हम नलकूपों का यूज करते हैं और हाथ के पंपों का उपयोग भी करते हैं। जैसे किसान है, अब किसान क्या करता है? खेत में पंप लगाता है, नलकूप लगाता है और उनसे वो सिंचाई करता है। तो अधिकता से ज्यादा सिंचाई भी की जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा पैदावार हो सके, है ना। तो यहाँ पे जो आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी हो जाएगा। आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य है? तो देखिए, अगर मैं सत्रिया नृत्य की बात करूं तो ये कहाँ का है? आपका असम का है ना। अगर मैं राउत की बात करूं तो ये आपका जम्मू कश्मीर के अंदर है। लेकिन उसी समय अगर मैं राउत की बात करता हूं तो ये आपका छत्तीसगढ़ के अंदर चला जाएगा। रऊफ और राउफ में आप डिफरेंस समझे ना, रऊफ और ये राउत है, राउत, ठीक है। और एक आपका है चेराव नृत्य। अब चेराव नृत्य है, ये आपका मिजोरम में किया जाता है। कहां पे? मिजोरम में चेराव नृत्य किया जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। लेकिन अगर मैं मिजोरम के किसी त्योहार की बात करूं ना, ये तो आपका नृत्य है, मैं त्योहार की बात कर रहा हूं, तो जिसके भी लास्ट में कुट आए ना, एक ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, जिसके भी लास्ट में कुट आए ना तो वो समझ लेना आपका मिजोरम का नृत्य है। मिजोरम का क्या है? आपका त्योहार है, त्योहार। जैसे मिनीकुट आ गया, मिनीकुट, चाप चार कुट, चाप चार कुट, तो इससे क्या है? लास्ट में कुट आ रहा है तो कुट आ गया, मतलब ये क्या है? ये आपके मिजोरम के फेस्टिवल है, मिजोरम के त्योहार हैं। अब गरबा नृत्य है। अब गरबा नृत्य हर किसी को पता है कहाँ का है? गुजरात का है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं ये किससे संबंधित है, किस भगवान से संबंधित है, तो ये आपके कृष्ण भगवान से संबंधित है। अब ये चीज मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होगी। जब हम थ्योरी क्लासेस करेंगे ना तो इन सब चीजों को हम डिटेल से देखने वाले हैं। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए, फ्री सेक्शन में जाके आप वीडियोस को आराम से देखिए। 16 तारीख से 16 अक्टूबर से हम हमारे कोर्स को एकदम बेस्ट वे में, एकदम बेस्ट तरीके से स्टार्ट करेंगे। और अगर आप रियल में एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं ना, और तो आपको समय से तैयारी को स्टार्ट करना पड़ेगा, याद रखिए आप। आगे बढ़ते हैं, देखिए मैंने बता दिया है आपका यहाँ पे सतरिया नृत्य आपका असम में है, रऊफ आपका जम्मू कश्मीर में है, राउत आपका छत्तीसगढ़ में, और गरबा कहाँ पे है? आपका गुजरात के अंदर। तो ये सारी की सारी चीजें आपको
याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? तो देखिए आप, कश्मीर से बेंगलोर, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, मिजोरम से गुजरात और महाराष्ट्र से मणिपुर। तो अगर आप अच्छे से देखते हैं तो भारत का जो सबसे बड़ा रेल मार्ग है ना, वो आपका डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी है। डिब्रूगढ़ कहाँ पे पड़ता है? आपका असम के अंदर। कन्याकुमारी कहाँ पे है? आपका तमिलनाडु के अंदर। तो आपकी एक रेलगाड़ी चलती है विवेक एक्सप्रेस। क्या नाम है? विवेक एक्सप्रेस। और ये लगभग आपकी 4233 किलोमीटर की दूरी तय करती है इस रास्ते को पूरा करने के लिए। तो ये आपका सबसे बड़ा रेल मार्ग है, जो कहां से? आपके नॉर्थ ईस्ट से, उत्तर पूर्व से गाड़ी चलती है असम से, और आपके दक्षिण में, दक्षिण कहां पे है? आपका तमिलनाडु, कन्याकुमारी, वहां तक आपकी ट्रेन जाती है और इसका नाम है विवेक एक्सप्रेस। 4233 किलोमीटर की लगभग ये दूरी तय करती है। तो यहां पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी। और ये सारी चीजें हम जब ईवीएस की थ्योरी में आपको कराऊंगा, वहां पे एक सिंगल से सिंगल वर्ड को हम देखने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन अंतरिक्ष यान में किस वर्ष में हुआ था? तो आपको याद रखना है 2000, 1998, 2006 और 2003। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आंसर नंबर डी होगा। कहां पे? 1 फरवरी 2003 को। 1 फरवरी 2003 को जब ये अपने कोलंबिया स्टल में आ रही थी ना, स्टल का नाम क्या था? आपका कोलंबिया स्टल। जब कोलंबिया स्टल में आ रही थी तो तब पृथ्वी पर उतरने से पहले इनका जो यान है उसके अंदर ब्लास्ट हुआ और इनका क्या हो गया था? निधन हो गया था। कब? 1 फरवरी 2003 को। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब आपको क्या याद रखना है कि कल्पना चावला कहां से थी? आपके हरियाणा से। और हरियाणा से भी अगर पूछा जाए तो कहां से? आपके करनाल से। तो ये सारे की सारी चीजें थ्योरी क्लासेस में हम डिटेल से इनके बारे में कवर करेंगे, आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पक्षी पेड़ के तनों में अपने घोंसले बनाते हैं? अब पक्षियों से रिलेटेड इतने ज्यादा क्वेश्चन आपके सीटेट के अंदर पूछे जाते हैं, हम हर एक सिंगल पक्षी को बहुत ही डिटेल से अपनी थ्योरी क्लासेस में क्लियर करेंगे। और क्वेश्चंस को बनाने का भी, उनको याद करवाने का भी सारा जिम्मा आप मुझ पे छोड़ दीजिए। आपको सिर्फ और सिर्फ कोर्स को आराम से देखना है और साथ में ये जो मैं यूट्यूब पे क्लासेस डालूंगा, पीवाई के क्वेश्चंस डालूंगा, इनको अच्छे से रिवाइज करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कोवे, बारबेट, आपका शकरखोरा, सनबर्ड या फिर टेलर बर्ड। तो ऐसा वो कौन सा पक्षी है जो पेड़ के तने में अपना घोंसला बनाता है? वो है आपका बारबेट। क्या नाम है? बारबेट। अगर हम टेलर बर्ड की बात करें तो जो टेलर बर्ड होता है ना, टेलर का मतलब होता है, क्या करता है टेलर? दर्जी। तो इसको दर्जिन चिड़िया भी बोलते हैं। तो ये क्या करती है? पेड़ पे लटकता हुआ घोंसला बनाती है और उसको अपनी चोंच से सितती है, इसलिए सितती है ना। दर्जी का काम क्या होता है? कपड़े सीना। तो ये जो दर्जिन चिड़िया है ना, ये भी क्या करती है? अपने घोंसले को सितती है अपनी चोंच से। तो इसलिए इसको बोला जाता है टेलर बर्ड। टेलर का मतलब क्या हो गया? आपका दर्जी। आप याद रखिए। लेकिन यहां पे हमारा जो करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैश्विक महामारी के समय में डॉक्टरों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन ग्रहण करने की मात्रा को बढ़ाने के लिए कहा। क्यों? देखिए, आपको कुछ चीजें याद रखनी है। एक तो होते हैं आपके प्रोटीन और एक होते हैं आपके विटामिन। तो जो प्रोटीन होता है ना, ये तो होता है आपका शरीर वर्धक भोजन। शरीर वर्धक भोजन। शरीर वर्धक का मतलब क्या है? यानी कि जो आपके शरीर को ताकत देगा। क्या देगा? ताकत देगा। जैसे कुछ लोग जिम करते हैं, तो जिम करते हैं वो क्या कहते हैं कि हमें अंडे खाने हैं, हमें सोयाबीन खानी है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन क्या करता है ना, आपके शरीर को ताकत देता है, आपकी हड्डियों को, आपके जो मसल्स हैं, मसल्स को ताकत देता है। तो इसलिए प्रोटीन को बोला जाता है शरीर वर्धक भोजन। और एक होता है आपका विटामिन। तो जो विटामिन होते हैं ना, ये आपके शरीर में जो रोग होते हैं ना, रोगों से आपकी रक्षा करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब आप उसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शंस को देखते हैं कि यह दृष्टिवर्णक के निर्माण के लिए आवश्यक है। गलत है भाई। तो दृष्टिवर्णक कब हो गया आपका? इसके अंदर आता है आपका विटामिन ए, इसकी कमी से आपका रतौंधी रोग होता है। तो ये तो नहीं हो सकता विटामिन सी। तो यह दांतों एवं अस्थियों को स्वस्थ रखता है, ये भी गलत है भाई। दांतों और अस्थियों के लिए आपका एक तो विटामिन डी होता है जो हमें सूर्य से प्राप्त होता है, और ये एकमात्र ऐसा विटामिन है जो आपके शरीर के अंदर ही बनता है जब आप सूर्य से प्रकाश को प्राप्त करते हैं। तो विटामिन डी भी नहीं हो सकता। और साथ में आपका फास्फोरस, ठीक है ना, तो इसलिए ये भी आपका सही नहीं हो सकता। उसके बाद देखिए, इससे भूख बढ़ती है, ये भी आपका गलत है। यह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की प्रतिरोध प्रदान करता है, यही चीज मैंने आपको बताई है। जो विटामिन होती है ना, ये हमारे शरीर की रक्षा करती हैं विभिन्न प्रकार की बीमारियों से। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा कि यह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, तो देखिए ये आपके 15 क्वेश्चंस थे। इसी तरीके से आपके जितने भी क्वेश्चंस आए हैं ना अब तक, उन सभी क्वेश्चंस को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा।
आपको सिर्फ वीडियो के अंदर बने रहना है। थ्योरी क्लासेस को हम जल्दी ही हमारी ऐप के अंदर स्टार्ट कर देंगे, तो आप उन क्लासेस को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो आज के सेशन में सिर्फ और सिर्फ इतना था। आज के लिए आपका थैंक यू।